हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, है ना? सीटेट पेपर फर्स्ट सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, जो 26 जून 2011 को पूछा गया है ना? ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है? तो हम ऐसे-ऐसे करके 2024 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। आप अभी जो समय है, आपका रिवीजन करने का समय है। मैं भी जो है ना कि 1 महीने में तैयारी करके केवल प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने उसको लाइन बाय लाइन उसको 2 बार रिवीजन किया और 2 बार रिवीजन करने के बाद मैं एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा 100 प्लस आया था, है ना? तो अभी समय नहीं है, आप रिवीजन कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो आइए देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। ऑप्शन 3 मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन 4 कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ऑप्शन 2 शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन 4 शिक्षण के समाज शास्त्र सिद्धांतों पर। है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुकूल करता है। यह किससे संबंधी है ना? क्वेश्चन अनुक्रिया करता है ना? तो एक ऑप्शन 1 में सीखने का सांदृढ़ता नियम, ऑप्शन 2 सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन 3 सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, ऑप्शन 4 सीखने का तत्परता नियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सीखने का प्रभाव नियम। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया किसके संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 मानसिक विकार से, ऑप्शन 2 गणितीय विकार से, ऑप्शन 3 पठन विकार से, ऑप्शन 4 व्यवहारिक संबंधी विकार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पठन विकार से। बच्चा जब सही से पढ़ नहीं पाता है, तो हम समझते हैं कि उसे डिस्लेक्सिया संबंधित है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 1 अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन 2 विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियाँ द्वारा, ऑप्शन 3 विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन 4 विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1 है ना? ऑप्शन 1 में कह रहा है कि अलग-अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन 3 में कह रहा है शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन 4 में कह रहा है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इस करेक्ट आंसर यानी कि शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, विविध तरीकों का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए सृजनात्मक विचार, ऑप्शन 2 विचारों के साथ झगड़ना, ऑप्शन 3 अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन 4 जिज्ञासा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरों के साथ झगड़ना, है ना? ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 कोहलबर्ग, ऑप्शन 4 स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन 1
विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है ना? ऑप्शन 2, शिक्षकों की यह माँग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातचीत करें। ऑप्शन 3, है ना? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन 4, इसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कृतिका को उसके विद्यालय में, है ना, अपना विचार रखने के लिए, है ना, मान्यता मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन 1, शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन 2, सामाजिक दर्शन, ऑप्शन 3, मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन 4, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति पैमाना बनाना। ऑप्शन 2, पिछले सीखे हुए एक नए आधुनिक से अलग करती है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है ना? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन 1, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन 2, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। ऑप्शन 4, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन 4, कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक एक जो है ना सही है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। 12 तो हो गया ना? हाँ, 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन 1, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। 2 में कह रहा है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है कि सीखना लक्ष्यमुखी होती है। चौथा कह रहा है कि अनअधिगम की भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शैक्षिक संस्था ही एकमात्र संस्था है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है ना कि शैक्षिक संस्था में ही, है ना, एकमात्र जगह है जो अधिगम हम प्राप्त कर सकते हैं, अधिगम हम कहीं पे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन 14 देखते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन 1, है ना, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन 2, है ना, ऑप्शन 2 में कह रहा है कि को माता-पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायक करनी चाहिए। 3 में कह रहा है कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन 4, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे अन्य बच्चों के साथ कर रहे हैं, वैसे दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार कीजिए, है ना? और उनके लिए श्रवण सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन 1, पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन 2, धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन 3, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के साथ ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन 4, अंतः मानक भाषा में पढ़ने में दक्षम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक के अंदर सबसे पहले धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। नॉलेज तो उसके पास होता ही होता है, लेकिन उसके पास धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन 1,
संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरा कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में है ना, निपटने का निम्न में से कौन-सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन 1 में दिया है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन 2 में हम देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में अभिभावकों को अभिभावक प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उसके बच्चे को है ना अनुभाग भाग बदल दे। ऑप्शन 3 में दिया है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 में दिया है अभिभावकों को उस विषय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक अभिभावक होने के नाते है ना शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए, है ना? और शिक्षकों से बैठकर है ना उसके बच्चे के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये जो है ना राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 18 देखते हैं हम, 18 क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं किसने तो प्लीज़ बढ़ावा आप दिया है? सब्सक्राइब कर ऑप्शन 1 दीजिए। थैंक यू। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 जीन पियाजे, ऑप्शन 4 वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को है ना गेस्टाल्ट है ना साहब ने बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन 1 कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन 2 एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन 3 है ना स्किनर द्वारा, ऑप्शन 4 पियाजे द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जीन पियाजे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 19 का, सॉरी 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जीन पियाजे साहब। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन 1 किशोरावस्था में, ऑप्शन 2 प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन 3 पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन 4 बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चा जो है ना किशोरावस्था में है ना अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता को डैश भूमिका निभाना चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन 2 अग्रमुखी, ऑप्शन 3 सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन 4 तटस्थ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा जो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अग्रमुखी है ना रवैया अपनाना चाहिए, भूमिका निभाना चाहिए, है ना? 22 देख लेते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसी से संबंध है? अब तक ऑप्शन 1 अंतःसंबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना? निरंतरता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत जो है ना, ये होता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये जो है ऑप्शन सी की तरफ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 वह कौन-सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 खेल का मैदान, ऑप्शन 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, है ना? ऑप्शन 2 सभागार, ऑप्शन 4 घर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है ना? ऑप्शन 2 वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन 3 वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन 4
कि वह जो नए परिवेश में स्वयं की समायोजन कर सकता है। तो ये तीनों तो है पॉजिटिव है लेकिन लक्षण नहीं है कह रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो सही होगा। चूँकि है ना बुद्धिमान बच्चा जो होता है ना वो चीज़ों को रटता नहीं है, उस चीज़ों को अवलोकन करता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? अब देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए कक्षा के अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन 4 शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन 4 कक्षा में एकदम खामोश रहना। ठीक है? ये संकेतक मान है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं 26, है ना? निम्न में से कौन-सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन 2 सामाजिक अनुमोदय अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन 2 संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन 3 शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ऑप्शन 4 है ना सान्निध्य संगीति की आवश्यकता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है 27 है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है, ऑप्शन 1 बोझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन 2 है ना साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन 3 मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन 4 मन की क्रियाशीलता पर अनुसं अनुसंधान से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 28 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन 1 अक्षमता के अनुरूप अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन 2 महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन 3 सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन 4 कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अक्षमता के रूप में विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन-सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है? ऑप्शन 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना? ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है ना कि वो अमूर्त चीज़ों को है ना संकल्पना करना स्टार्ट कर देता है और तार्किक चिंतन करना भी प्रारंभ कर देता है। लड़का जो है 7 से 11 साल का हो जाता है तब, ठीक है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन-सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन 1 अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, ऑप्शन 2 प्रत्येक विद्यार्थी की है ना अं अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3 में दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन 4 में कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। दोस्त अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ इस चैनल पर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टोटल मिलेगा। ये 2011 जून 2011 का पूछा हुआ सवाल था सीडीबी का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का था, है ना? फिर मैं आपको अगले बार ये अगले 12, 13, 14 ऐसे करके 24 तक मैं कराऊँगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए